अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक से लेक्चर नंबर 17 देखेंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा कम्बिनेशन विद रेपिटेशन। ठीक है, पिछली वीडियो में हम कम्बिनेशन विदाउट रेपिटेशन को डिटेल से डिस्कस करके आए थे। तो कम्बिनेशन विदाउट रेपिटेशन के लिए जो फार्मूला होगा, यानी कि विदाउट रेपिटेशन जो होगा, इसके लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था NCR, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल। ये फार्मूला हमारे पास विदाउट रेपिटेशन के लिए था। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे या जिस फार्मूले पे हम डिस्कस करेंगे वो विद रेपिटेशन के लिए। तो सबसे पहले जहन में एक क्वेश्चन आता है कि इस फार्मूले को हम रेपिटेशन के लिए यूज़ क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और जब हमें ये पता चलेगा तो फिर हमें विद रेपिटेशन का कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो चलिए आइए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि मैंने एक सेट ले लिया S जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू आ गई 3। इसको कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट भी कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S। अब अगर मैं बात करूं कि इस सेट को यूज़ करते हुए मैं और कितने सेट बना सकता हूं, यानी कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो वो अगर मैंने निकालने हो तो इसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ S के कितने सबसेट बनेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला आता है 2n। तो 2³ आ जाएगा और ये हमारे पास 8 आ गया। अब ये 8 सबसेट आएंगे। कौन कौन से सबसेट होंगे? तो ये हमारे पास एक खाली सेट हो गया, बाद में सिंगलटन सेट आएगा यानी कि A, B और C। ठीक है, बाद में हमारे पास आ जाएगा AB। ठीक है, 2 वाली आ जाएंगे, और AC। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा BC, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा ABC। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 छोटे छोटे सेट्स आ गए, या इसकी मदद से हमने 8 सेट बना लिए जिनको हम सबसेट कहेंगे। अब देखें, तो अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ सबसेट विद 0 एलिमेंट, ठीक है, यानी कि कितने सबसेट S के ऐसे बने जिसमें 0 एलिमेंट थे। ठीक है, और अगर मैं यही बात करूं नंबर ऑफ सबसेट्स विद 1 एलिमेंट, ठीक है, तो 1 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 वाले कितने बने। ठीक है, इसी तरह 3 वाले कितने बने, और इसी तरह अगर मैं बात करूं 4 वाले कितने बने, और सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ चलती जाएगी। तो अगर हम देखें तो 0 एलिमेंट वाले हमारे पास 1 बना। ठीक है, और 1 एलिमेंट वाले 1 2 3 3 बने। इसी तरह 2 एलिमेंट वाले देखें 1 2 3, ये भी हमारे पास 3 बने, और 3 एलिमेंट वाले अगर हम डिस्कस करें तो ये 1 ही बना। 4 एलिमेंट वाले बन ही नहीं थे सकते 0, ये सारे सोन, 5 वाले 0, 6 वाले 0, 7 वाले 0, आगे वाले सारे 0 होंगे। ठीक है, तो इनको हम रेज कर देते हैं। अब देखें कि हमारे पास इस सेट के 8 सबसेट बनते थे, तो हमने इजीली बना लिए और देख लिया कि 0 एलिमेंट वाले कितने हैं, 1 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं। लेकिन अगर मैं कहता कि इसमें हमारे पास एलिमेंट फ़र्ज़ किया कि 10 होते, कितने 10 एलिमेंट्स होते, तो फिर हमारे पास कितने सबसेट बनने थे 2⁻10, यानी कि 1024। तो फिर हम 1024 सबसेट इस तरह लिखते, और वो लिखने के बाद चेक करते 0 एलिमेंट वाले कितने हैं, 1 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, सो ऑन, 9 वाले कितने हैं, 10 वाले कितने हैं। ठीक है, 10 वाला तो एक ही होना था, 9 वाले कितने हैं, 8 वाले। तो ये सारा हमारे पास एक बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाता, जिस पे 1 2 3 4 घंटे भी लग सकते थे। ठीक है, तो इस कम्प्लेक्सिटी वाले काम को, इस पेचीदगी वाले काम को आसान करने के लिए हमने ये फार्मूला बनाया। ये फार्मूला हमें कहता है कि आप n की वैल्यू पुट कर दें, n कितना है 3 है। अब r क्या होगा, r ये चीज़ है कि कितने एलिमेंट वाला आपको सेट चाहिए। तो फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि मुझे 2 एलिमेंट वाला सब सेट चाहिए, तो ये आ जाएगा 3C2। ठीक है,
3C2। और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया इसका फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 3 2 1 होता है। और ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल, तो आंसर आ गया 3। यानी कि 3 अगर कार्डिनैलिटी है, 2 वाले हम सबसेट चेक करना चाहते हैं तो वो हमारे पास 3 आएंगे, तो देखें 2 वाले हमारे पास 3 आए थे। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास 3C0 आ जाएगा, या 3C1 आ जाएगा, यानी कि टोटल 3 एलिमेंट है तो हमें 2 वाले चाहिए, तो ये आ गया 3C और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली अगर हमारे पास अब बात करूं कि 1024 सबसेट आ रहे हैं, यानी कि 2⁻10 आ रहे हैं, और मैं 6 वाला देखना चाहता हूं, यानी कि 6 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे, तो मैं डायरेक्टली 10C6 कर दूंगा और इसको सोल्व करके देख लूँगा कि कितने सबसेट हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 8 आ गए थे। अब इनमें अगर आप देखें तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। इनमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, यानी कि अगर ये ए बी लिखा हुआ है ना, ए बी सेट, तो आप इसको बी ए सेट भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, इस वजह से ये कम्बिनेशन में है। अगर ऑर्डर मैटर करता तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन बन जाना था। ठीक है, क्योंकि परमुटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं, तो ऑर्डर मैटर भी नहीं करता यहाँ पे, और रेपिटेशन भी नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ कि रेपिटेशन अलो हो जाए और उस वक़्त मैं फाइंड करना चाहूँ कि कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उस वक़्त वो एक फार्मूला लगेगा जो कि हम आज के लेक्चर में देखेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारा सेट था, कितने सबसेट बन सकते थे, कितने एलिमेंट वाले कितने बनेंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर रेपिटेशन अलो हो जाए, यानी कि कोई एलिमेंट रिपीट भी करे, उस वक़्त कितने एलिमेंट बनेंगे उसको देखने के लिए, उस वक़्त कितने सबसेट बनेंगे उसके लिए हम विद रेपिटेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम विद रेपिटेशन वाला कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखें, अगर मैं चाहता हूं कि 2 वाले मेरे पास आ जाएं, यानी कि 2 वाले सबसेट आएँ, इनमें से 2 एलिमेंट मैंने उठाने हैं, 2 वाले सबसेट आएँ, लेकिन उनमें रेपिटेशन अलो हो, रेपिटेशन अलो हो, तो उस वक़्त ये मेरे पास बनेगा ए ए, ठीक है, बी बी, सी सी। ठीक है, ये 3 बन गए। फिर बन जाएगा ए बी, ठीक है, ए सी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा बी सी। ठीक है, और इसके बाद सी वाला सी के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने सबसेट आ गए, मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 सबसेट आ गए। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 वाले कितने आए थे, 3 आए थे, लेकिन अगर विद रेपिटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं। अब ये 6 आंसर कैसे आया, एक फार्मूले से आया जो कि ये वाला फार्मूला होता है। यानी कि अगर मैं विद रेपिटेशन में देखना चाहता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा, टोटल 3 एलिमेंट थे और मुझे चाहिए कितने थे, 2 वाले, तो 2 वाले चाहिए थे। अगर विदाउट रेपिटेशन है तो इसके लिए यहाँ पे सी यूज़ करूँगा, लेकिन अगर विद रेपिटेशन है तो यहाँ पे मैं एच का यूज़ करूँगा। ठीक है, किसका, एच का यूज़ करूँगा। तो पहले एच वाले का मुझे फार्मूला पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख देता हूँ। इसका फार्मूला होता है एन एच आर, इसका फार्मूला होता है एन प्लस आर माइनस 1 और सी कम्बिनेशन आर। ठीक है, यानी कि ये इक्वल आएगा, ये एन है तो एन प्लस ये आर है और -1, और ये कम्बिनेशन आ जाएगा विद 2 से ही। ठीक है, 3 2 5 में से 1 निकाला 4, तो 4C2 को आप सोल्व करने की कोशिश करें तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा इसका फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास 4 का फैक्टोरियल 4 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, और 2 2 बार 4 और देखे 3 2 बार 6, तो हमारे पास कितना रिक्वायर्ड आंसर आ गया 6, और 6 ही हमारे पास इसके सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आया, यानी कि ये वाला फार्मूला है जो कि यूज़ होता है विद रेपिटेशन के लिए। ठीक है, अगर आप कम्बिनेशन में लिखना चाहें तो कम्बिनेशन में हमारे पास फार्मूला आ गया एन प्लस आर माइनस 1 कम्बिनेशन आर, ये फार्मूला है जिसको हम यूज़ किया करेंगे। तो पहले तो मैंने आपको प्रूव करके ये दिखा दिया कि हाँ जी भाई, ये वाली एक काउंटर एग्जांपल से हमने सीख लिया कि यहाँ देखें 1 2 3 3 थे तो 3 आ रहे थे कम्बिनेशन के फार्मूले से, विद रेपिटेशन की तो ये 6 थे तो ये देखें 6 आ गए। ठीक है, तो अब हम ये फार्मूला मज़ीद इसके एग्जांपल्स देखते हैं और आपकी बुक में जो जो चीज़ें हैं हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने बुक क्या है, रिपीटेड सिलेक्शंस लिखा हुआ है।
सिलेक्शन किसे कहते हैं, तो सिलेक्शन जो है ये कम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। अगर अरेंजमेंट लिखा होता तो वो परमुटेशन था, ठीक है। रिपीटेड सिलेक्शंस मीन कम्बिनेशन विद रेपिटेशन। तो इसमें लिखा गया है कि अगर ए है हमारे पास तो 4C3 वेज होंगे 3 एलिमेंट वाले जिसमें कोई भी रेपिटेशन ना हो। लेकिन अगर वो कहता है कि रेपिटेशन लो है और 4 एलिमेंट्स हैं और हम 3 वाले सबसेट देखना चाहते हैं तो 20 बनेंगे, ये सामने आपको लिखा हुआ है। तो वो कैसे 20 बनेंगे, यानी कि उसने कहा है कि अगर उन्होंने कहा है कि अगर n की वैल्यू 4 हो जाए और r की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाए, अगर हम विदाउट रेपिटेशन देखना चाहें तो ये 4C3 आएगा, ठीक है। तो 4C3 हमारे पास इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल 4 3, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं विद रेपिटेशन देखना चाहूँ तो ये आएगा 4 + 3 - 1C3, ठीक है। n + r - 1 और c, और इसका आंसर आएगा 20, ठीक है। तो यही बात उन्होंने लिखी गई है कि विदाउट रेपिटेशन ये आता है लेकिन विद रेपिटेशन 20 आ रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे आएंगे, उन्होंने ये वाला फार्मूला यहाँ पे बताया हुआ है n + r - 1CR, और इसे हम डिनोट करेंगे NHR से, ठीक है। और ये उन्होंने एग्जांपल दिया है एक। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 39 है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले इसको रिमूव कर लें। अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 39 है। एग्जांपल नंबर 39 में कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैंडविचेस, 3 किस्म के सैंडविच हैं, नेमली चिकन, फिश एंड मटन अवेलेबल इन अ रेस्टोरेंट। तो चलिए जी हम इसको करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 किस्म के सैंडविच है, कितने, 3 टाइप सैंडविचेस। तो एग्जांपल नंबर जो है वो ये 39 है। 3 टाइप्स सैंडविच हैं, सैंडविचेस, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास आ गया चिकन, एक हमारे पास आ गया फ़िश वाला, और एक टाइप हमारे पास है मटन। फिर वो कहता है अवेलेबल इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में अवेलेबल है। अब वो आए, एक लड़का विशेस टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 6 सैंडविचेस, एक लड़का है जिसने 6 सैंडविच खरीदनी है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि इसने 6 सैंडविचेस जो हैं ये ऑर्डर करने हैं, ठीक है। अब देखें, assuming that there is no limit in the supply of sandwiches of each type, how many such orders can be placed। उन्होंने कहा है कि इस सैंडविचेस पे कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि ये इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है, इन पे कोई भी लिमिट नहीं है, सही है। लेकिन लड़के ने सिर्फ और सिर्फ 6 सैंडविच खरीदने हैं और सैंडविच 3 किस्म के हैं। ये भी, इसकी अमाउंट भी, यानी कि ये भी इन्फिनिटी में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन उस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ 6 जो है वही लेने हैं। वो किस तरह लेगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, चिकन वाले सैंडविच को मैं नाम देता हूँ XC। सी का मतलब क्या है, चिकन वाला। इसको मैं दे देता हूँ XF, F का मतलब क्या है, फ़िश वाला, और इसको XM का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो उसने इन 3 टाइप्स वाले ख़रीदने हैं और 6 लेने हैं। तो मैं कहता हूँ XC + XF + XM = 6, यानी कि वो देखें, फ़र्ज़ किया वो 2 चिकन वाले ले ले, 2 फ़िश वाले ले ले, 2 मटन वाले ले ले, तो आंसर आ गया ना 6। तो इसी तरह वो चाहे तो वो चिकन वाला कोई भी ना ले और ये भी कोई भी ना ले, 6 के 6 ये वाले ले ले, ठीक है। तो इस तरह ये आएगी, यानी कि आप इसको एक डब्बा ही समझ लें, यानी कि ये एक डब्बा है जमा ये दूसरा डब्बा है, ये जमा तीसरा डब्बा है। तो इस डब्बे में वो कितने चिकन वाले लेके जाएगा, इस डब्बे में वो कितने फ़िश वाले लेके जाएगा, इस डब्बे में वो कितने मटन वाले लेके जाएगा, और आंसर 6 आना चाहिए, ठीक है। फ़र्ज़ किया इसने इसमें 0 लिया, इसमें 0 लिया, 6 के 6 इसमें ले लिए। फ़र्ज़ किया इसमें भी 0 लिया, 6 के 6 इसमें ले लिए। तो ये हर एक पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो 6 आ रहा है ये हमारे पास R की वैल्यू है, और ये 1 2 3 डब्बे हैं, तो ये हमारे पास N की वैल्यू है। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा था, फार्मूला हमारे पास लगेगा N + R - 1CR, ठीक है। तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा N की वैल्यू 3 है, 3 + 6 - 1C 6, ठीक है। R की वैल्यू 6 है ना, तो 6 3 9, और 9 में से 1 निकाला 8C 6, ठीक है। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल,
और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा इसका फैक्टोरियल। ऊपर वाले को एक्सपेंड किया 8 7 6 फैक्टोरियल, बटे में आ गया 6 फैक्टोरियल और ज़रबे 2 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल, 2 4 बार 8 7 4 बार 28, तो टोटल हमारे पास 28 वेज आएंगे। ठीक है, कितने 28 वेज। और ये देखें कि आपके एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 40 को। ठीक है, फार्मूला बस आपने याद रखना है। एग्जाम्पल नंबर 40 में कहता है अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड 7 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको 7 दफ़ा उछाला गया है। एग्जाम्पल नंबर 40 है, एक कॉइन को 7 दफ़ा उछाला गया है। वेयर ईच फ्लिप कम्स अप हेड आर टेल, जिसमें हर एक फ्लिप हर दफ़ा उछालने पर या तो हेड आता है या तो टेल आता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम सिक्का खड़ा कर लेंगे, ना हेड आया ना टेल, तो ये वाला केस नहीं होगा। उसका आंसर ना या हेड आया करेगा या टेल आएगा। 7 दफ़ा हमने उछाला है। पार्ट 1 में कहता है हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, वहाँ पे कितनी आउटकम्स आएंगी। तो केस 1 है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 7 दफ़ा उछाला है, तो 1 2 3 4 5 2 4 2 6 7 दफ़ा उछाला है ना, तो 7 दफ़ा उछाला है। या यहाँ पे पहली दफ़ा उछाला या हेड आ सकता है या टेल, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी दफ़ा उछाला या हेड या टेल, तीसरी दफ़ा या हेड या टेल या हेड या टेल या हेड या टेल या हेड या टेल। तो इसी तरह ये हमारे पास टोटल 2⁻7 आया, जो कि होता है 128 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। फिर उन्होंने कहा हाउ मैनी कंटेन एट लीस्ट 3 हेड्स। तो एट लीस्ट 3 हेड का मतलब है कि कम से कम 3 हेड आए, कम से कम 3 हेड आए। ठीक है, तो यहाँ दूसरे केस में उन्होंने कहा है एट लीस्ट 3 हेड्स, एट लीस्ट 3 हेड्स। तो एट लीस्ट 3 हेड का मतलब है कम से कम 3। ठीक है, कम से कम 3, कम से कम 3 हेड। ठीक है, ये आने चाहिए। तो कम से कम 3 यानी कि 3 हेड भी आ सकते हैं, 4 हेड भी आ सकते हैं, 5 हेड भी आ सकते हैं, 6 हेड भी आ सकते हैं और 7 के 7 हेड भी आ सकते हैं। ठीक है, 7 दफ़ा उछाला है, अगर 3 हेड आए तो बाकी 4 टेल्स आएंगी। अगर 4 हेड आए तो 3 टेल्स आएंगी, क्योंकि 7 बनाना है ना। इसी तरह अगर 5 हेड आए तो 2 टेल आएंगे, 6 हेड आए तो 1 टेल आएगी, और अगर 7 हेड आए तो हमारे पास 0 टेल आएगी, 0 टेल। ठीक है, अब इनमें से एक केस मैं उठा के आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने ये वाला केस उठा लिया। ठीक है, तो ये इस तरह आएगा 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें क्या किया, 5 दफ़ा हेड आए, यानी कि हेड 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 और 2 दफ़ा टेल्स आए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये एक सेट है जिसमें 5 दफ़ा हेड मौजूद है और जिसमें 2 दफ़ा टेल मौजूद है। ठीक है, अगर इसको हमने सोल्व करना है तो हम फार्मूला पढ़ के आए थे परमुटेशन का। ठीक है, परमुटेशन का कौन सा फार्मूला पढ़ा था। टोटल हमारे पास 7 है, 5 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे, तो इसका आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये कौन सा क्वेश्चन है, जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों और r टाइप्स आइडेंटिकल हो, यानी कि इस तरह का ऑब्जेक्ट था, यानी कि फार्मूला था हमारे पास n। ठीक है, n, और यहाँ पे r1 का फैक्टोरियल r, यानी कि इस तरह आ जाता था n फैक्टोरियल ओवर r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल सो ऑन rn फैक्टोरियल, और इन सभी को प्लस करें तो n के इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल ये वाला फार्मूला लगेगा। ये एक केस मैंने आपको समझा दिया। अब देखें, या ये केस हो सकता है, या ये या ये या ये या ये, तो या के लिए प्लस यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला अगर ओपन करूँ तो ये हमारे पास आएगा, टोटल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और ये प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो टोटल 7 है, तो 7 3 4, टोटल 7 है 4 3, टोटल 7 है ये 5 2, टोटल 7 है 6 और 1, टोटल 7 है, और हमारे पास ये वाला फार्मूला इस तरह यूज़ होगा। तो ये देख लें, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके सभी को ऐड करके हमारा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन का पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 में कहता है हाउ मैनी कंटेन एट मोस्ट 3 हेड। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आए। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको लिख देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड। तो थर्ड पार्ट हमारे पास आएगा एट मोस्ट 3 हेड, एट मोस्ट 3 हेड। तो एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा
से ज़्यादा 3 हेड आने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए, इससे कम हो सकते हैं। 2 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 0 हेड भी आ सकता है। अगर 0 है तो 7 बनाने के लिए 7 टेल होंगे, 0 है तो 7 बनाने के लिए 6 टेल्स होंगे, ठीक है। 2 है तो 5 टेल्स होंगे, और अगर 3 है तो फिर 4 टेल्स होंगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, 7 3 4 और प्लस 7 2 5, ठीक है, प्लस 7 1 6 और प्लस 7 0 7, ठीक है। तो इसका अगर हम ओपन करें 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 0 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, करना आता होगा, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करें, जो कैंसिल आउट होता है वो सभी को फिर प्लस कर दें, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 40 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से असल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इसमें डिफरेंट केसेस बताए गए हैं, हम उन केसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, यानी कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमने बांटना है, ठीक है, डिवाइड करना है। अब देखें, जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे, जब ऑब्जेक्ट जो है ये आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे, जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल होंगे, तो उस वक़्त ये हमारे पास केसेस दिए गए हैं। अब देखें, आर ऑब्जेक्ट्स इनटू, यानी कि पहला हमारे पास केस है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में, हमारे पास जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 उसको लेके चलेंगे। केस नंबर 1 में वो कहता है कि आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, यानी कि एन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है सारे अलग अलग होंगे जिनमें हम फ़र्क कर सकें, और आर ही डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। मतलब ये कि ये बॉक्स नंबर ए है, ये बॉक्स नंबर बी है, ये बॉक्स नंबर सी है। तो हमने इसको अलहदा ऑब्जेक्ट देने हैं, इसको भी अलहदा, इसको भी अलहदा। ऑब्जेक्ट जो हमने देने हैं वो भी सारे अलहदा अलहदा है, ठीक है। इसकी एक मेन एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहूँ 3 बच्चे हैं, अब बच्चे सारे एक जैसे तो नहीं ना हो सकते, तो ये 3 बच्चे हैं और उन्हें को सभी को डिफरेंट डिफरेंट खिलौने हमने देने हैं, तो ये वाला केस आएगा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास मज़ीद आगे 3 केसेस हैं। अगर हम हर एक बॉक्स में एट मोस्ट 1 ऑब्जेक्ट रखना चाहें, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास अगर आर प्लेसेस हैं, कितनी आर प्लेसेस हैं, हर प्लेस अलग-अलग है, ठीक है, हर एक का अपना अपना, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, और ये सोन ये आर्थ नंबर वाली प्लेस है, ठीक है। और एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन डिस्टिंक्ट। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे एन में से कोई एक आ सकता है। अब कोई एक यहाँ पे आ गया तो बाकी हमारे पास n-1 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, उनमें से कोई एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। और सोन ये चीज़ करती करती कहाँ तक गई, n-r+1 तक गई, और ये प्रूफ बनता था परमुटेशन वाले फार्मूले का, और मैंने आपको डिटेल से करवाया था शुरू वाले लेक्चर में, ठीक है। ये कब होगा, जब विदाउट रेपिटेशन होगी, विदाउट रेपिटेशन, ठीक है, रेपिटेशन। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास n डिस्टिंक्ट बॉक्सेस होंगे और r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। इसी तरह अगर रेपिटेशन लो हो गई, ठीक है, यानी कि एक डब्बे में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, बार बार आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n आ गया, बाकी जो n में से जहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रखा वो दोबारा यहाँ पे आ सकता है, सोन चलता चलता गया, यहाँ भी n आ गया। तो अगर हम देखें तो ये n रेज़्ड पावर r हो गए। अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही है, अलग-अलग ऑब्जेक्ट ही होंगे, n जो है ये अलग ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन रेपिटेशन लो है, यानी कि देखें 1 2 3 है, ठीक है। तो इनको हमने अरेंज करना है 3 प्लेसेस पे, तो ऑब्जेक्ट अलग-अलग है, यानी कि 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, ये प्लेसेस भी अलग-अलग है, ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड है, थर्ड है, लेकिन हम इनको रिपीट कर सकते हैं। देखें वर्ड हमने इनको रिपीट कर दिया डिजिट को, लेकिन थे अलग-अलग। तो बिल्कुल इसी तरह ये है अलग-अलग, लेकिन हमने रिपीट करके ये फार्मूला लिखा, ये विद रेपिटेशन के लिए है, विद रेपिटेशन के लिए, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और आ जाता है जिसमें ये तो
विदाउट रेपिटेशन के लिए था, ये विद रेपिटेशन लेके इन्फिनिटी की रेपिटेशन, यानी कि अनलिमिटेड रेपिटेशन है, तमाम ऑब्जेक्ट को हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिमिटेड रेपिटेशन की बात करें तो उसके लिए हमारे पास तीसरा केस आएगा, जो कि फार्मूला निकल के आएगा n मल्टीप्लाई बाय n+1 n+2 और सो ऑन चलता जाएगा n+r-1, और ये इक्वल आएगा n+r-1 परमुटेशन r, और ये इक्वल आएगा n+r-1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, जिस तरह अभी हम कम्बिनेशन का फार्मूला पढ़ के आए थे ना, कम्बिनेशन का कौन सा पढ़ा था, n+r-1 CR, बिल्कुल इसी तरह परमुटेशन का ये वाला फार्मूला बनेगा n+r-1 PR। ठीक है, ये कब अप्लाई होगा, उस वक़्त जब रेपिटेशन हो लेकिन अनलिमिटेड ना हो। यहाँ पे तो अनलिमिटेड रेपिटेशन थी, यानी कि जितनी मर्जी रिपीट, बहुत ज़्यादा रिपीट हम सारे के सारे रिपीट करवा सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स 2 रिपीट कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 रिपीट कर रहे हैं, तो उस वक्त ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये विदाउट रेपिटेशन, ये विद रेपिटेशन, और ये अनलिमिटेड रेपिटेशन के लिए, लेकिन ये एनी नंबर ऑफ रेपिटेशन के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया परमुटेशन के लिए। अब कम्बिनेशन आ जाएगी जिसमें बॉक्सेस तो डिस्टिंक्ट ही होंगे लेकिन ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे n जो है ये डिस्टिंक्ट बॉक्सेस ही रहेंगे, अलग-अलग बॉक्सेस ही रहेंगे, लेकिन ये हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। जब एक जैसे ऑब्जेक्ट होंगे तो फिर हम अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे, यानी कि फ़र्ज़ क्या है कि एक जैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, फिर अरेंजमेंट की बात नहीं होगी, फिर सिलेक्शन की होगी, यानी कि कौन सी चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला केस आता है जब NCR वाला, वो कब लगाते हैं आप लोगों को पता है, NCR का फार्मूला कब, जब विदाउट रेपिटेशन हो। ठीक है, और N में से R को हमने सेलेक्ट करना हो। फिर दूसरा केस हमारे पास आएगा जिसमें ये वाला फार्मूला हम पढ़ के आए NHR, यानी कि ये हमारे पास n+r-1 CR के इक्वल होगा। ठीक है, और ये कब है, जब हम एनी नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इसमें रख सकते हैं। ठीक है, जब हम एनी नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इसमें रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा फार्मूला जो है ये आपकी बुक में अभी नहीं है, यानी कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाए, इसका प्रूफ भी हमें नहीं करवाया अभी बुक में। तो ये r-1 और r-n, या फिर इसको हम लिख सकते हैं r-1 और n-1। ये चीज़ कैसे इसके इक्वल है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो r-1 और rn-1 है ना, तो हमने पढ़ा है कि कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन हमने पढ़ा था, NCR है ना, तो हम इसे NCn-r भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर ये ऊपर वाली चीज़ और ऊपर वाली चीज़ में से नीचे वाली माइनस करूँगा तो लामती चेंज हो जाएगी, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया r-1 CN-1। तो ये देखें ये इसके इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, और बाकी हमारे पास इंटीजर सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशंस, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं, तो ख़त्म कहाँ पे होंगी, चले जी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। देखें इसमें ना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस तरह की एक इक्वेशन दी गई होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना शुरू पे, जो कि हम सबसे पहली एग्जांपल करके आए थे, यानी कि चिकन वाला सैंडविच और फिर फ़िश वाला सैंडविच और फिर मटन वाला, और आंसर 6 आना चाहिए था। ठीक है, ये वाली जो चीज़ थी ना हमारे पास, ये वाली, इसको मैंने नाम दिया था किसका, R का, और ये 1 2 3 है ना, तो ये हमारे पास n की वैल्यू थी 3। ठीक है, अब चलिए जी हम इसको स्टार्ट करते हैं, और अब हम इसी को देखेंगे, यानी कि इसको कैसे सोल्व करना है, ख़ास प्रॉपर यहाँ पे इसका सलूशन हमें बताया गया है। तो अब उसको हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ ये चीज़ें, आप थ्योरी खुद पढ़ लीजिएगा, टाइम हमारे पास यानी कि कम है, वीडियो लेंथ ही होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 41 में वो कहता है w + x + y + z है, और इसका आंसर लेस दैन इक्वल टू आना चाहिए 1992 से। ठीक है, और इसने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ क्वाड्रपल्स, यानी कि हमारे पास कितने सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यानी कि देखें अगर मैं इसकी वैल्यू भी 0 रख दूँ, इसकी वैल्यू भी 0 रख दूँ, इसकी वैल्यू भी 0 रख दूँ, और इसकी वैल्यू मैं रख दूँ 1992, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये 0 0 0 और ये वाला आ गया। तो इस तरह कितने होंगे, यानी कि ये वैल्यूज़ कितनी मैं रख सकता हूँ कि ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई करे। तो अगर 4 वाले हैं तो इसे इसे क्या कहते हैं,
क्वाड्रपल्स, ठीक है। 3 वाले को कहते हैं ट्रिपलेट, 2 वाले को हम कहते होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि वी डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टिपिकल प्रॉब्लम इन कॉम्बिनेट्रिक्स द प्रॉब्लम टू फाइंड द नंबर ऑफ, अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अब एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल देके आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ x1 + x2, इसका आंसर आना चाहिए 3, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैं 0 रख दूँ, यहाँ पे 3 रख दूँ, तो ये 3 आ गया ना, आ गया। यहाँ पे 3 रख दूँ, यहाँ पे 0 रख दूँ, फिर भी 3 आ गया। अब देखें तो 1 + 2 कर दूँ, फिर भी 3 आ गया। 2 + 1 कर दूँ, फिर भी 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, अगर मैं 3 - 3 कर दूँ और फ़र्ज़ किया कि 6 - 3 कर दूँ, फिर भी आंसर 3 आता है। 9 - 6 कर दूँ, फिर भी 3 आता है। 12 - 9 कर दूँ, फिर भी 3 आता है। तो अगर मैं माइनस में चला जाऊँगा ना, ये इन्फिनिट बन जाएंगे। यानी कि अगर मैं माइनस भी करूँ फिर तो ये इन्फिनिट बनी जाएंगे। यानी 3 का फ़र्क करके, यानी देखी जाए जैसे मैं 1000 - 997 कर दूँ, फिर भी 3 आ जाएगा। तो ये तो मैं जहाँ जितनी मर्जी ले जाऊँ, ये तो मेरे पास इन्फिनिट बन जाएंगे। अगर मैं अशारिये वाले कर दूँ तो 2.7 + 0.3, तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा। 2.6 + 0.4, ये भी हमारे पास 3 बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास इन्फिनिट बन जाएंगे। तो इसके सोल्यूशन इन्फिनिट बनेंगे। लेकिन इन्फिनिटी से निकालने के लिए मैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ कि मैंने किन को सम करना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को। यानी कि जो मेरे पास x1 और x2 की वैल्यू होगी ना, x1 और x2 की वैल्यू ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ी होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं हो सकते, अशारिये वाले नहीं हो सकते, ठीक है। ये इंटीजर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखें फिर हमारे पास 0 + 3 3 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। बस शायद हमारे पास यही सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी नहीं सोल्यूशन बनता। 0 1 हो गया, 2 इसकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। हाँ, बस हमारे पास ये 4 सोल्यूशन ही बनते हैं, देखें। लेकिन अगर मैं अशारिये वाले कहता और नेगेटिव भी कहता तो फिर हमारे पास इसके इन्फिनिट सोल्यूशन बनते थे। तो ये मैंने अब इसको फाइंड करना है हमने, यानी कि इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो फार्मूला वही लगेगा, देखें r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। n कितना है, 1 और 1 2, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, n + r - 1 c r की वैल्यू 3 है। तो ये बन गया, 5 में से 1 निकला 4, 4c3 बन गया। तो 4c3 हमारे पास 4c1 होता है, आंसर आ गया 4। तो ये अगर देखें तो 1 2 3 4, यानी कि 4 सोल्यूशंस हमारे पास निकल के आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी। बड़ी एग्जांपल ये लिखी हुई है बुक वाली, जिसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसको फाइंड करें, तो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन वाला साइन है, ठीक है। मैंने तो इक्वल वाले की बात की थी ना, तो पहले इसको इक्वल बनाते हैं। तो इक्वल वाला बनाने के लिए मैं इसको करूँगा w + x + y + z, इसको इक्वल टू लिख देता हूँ। तो इसने कहा था आंसर छोटा भी आ सकता है, तो आंसर छोटा लेके आने के लिए मैंने इससे एक चीज़ माइनस कर दी, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ ना x छोटा है y से, ठीक है, x छोटा है y से, तो मैं x = y लिख के ना यहाँ पे कोई चीज़ माइनस कर दूंगा, एक पॉजिटिव नंबर माइनस कर दूंगा, ताकि y में से ये छोटा रह जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, ये चीज़ इधर आकर प्लस हो जाएगी। तो w + x + y + z और प्लस b हो गया, और इक्वल टू आ गया 992। और अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास r की वैल्यू आ गई 1992। और ये अगर बात करें 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वैल्यू आ गई n की, ठीक है। तो क्या फार्मूला लगेगा, n फार्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, n + r - 1 cr, यानी कि हमारे पास फार्मूला लगेगा 5 + 1992 - 1 cr, r की वैल्यू 1992 है। तो ये हमारे पास आएगा, 5 में से 1 निकाले 4, और 4 में ये ऐड करें तो 1996 c 1992, ठीक है। अब हम एक चीज़ पढ़ के आए थे, एन सी आर को मैं लिख सकता हूँ एन सी n - r, यानी कि ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस भी कर सकता हूँ। तो ये ऊपर वाली मैंने ऊपर वाली वैसे ही रहने दी, और ऊपर वाली में नीचे वाली माइनस करके भी लिख सकता हूँ। तो इसमें से ये निकाला तो ये 4 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूँ ऐसे, और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1996 और ये 1992, और इसको फिर ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करके भी लिख दूँगा, ये 4 आ गया, ठीक है। तो यही बिल्कुल हमारे यहाँ पे चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो ये देखें हमारी बुक के ऊपर यही सोल्यूशन है बिल्कुल। अब एग्जांपल नंबर 42 लेते हैं। तो इसमें कुछ कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, हम उनको देखते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास है 42, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 42 को लेकर चलते हैं हम। एग्जांपल नंबर 42,
एग्जाम्पल नंबर 42 में कहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इक्वल टू है 60 के। ठीक हो गया। और इन्होंने पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास लगाया पार्ट 1 इसका है एक्स आई जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू रहे i-1 के, और फॉर ईच आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पहला हमारे पास ये कंडीशन दी गई है। अगर आप देखें एक्स आई है तो आई की कीमत 1 पुट करें तो ये आ जाएगा x1 जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू i-1, यानी कि 1 वैल्यू रखी था y-1 यानी कि 0। इसी तरह आई की वैल्यू 2 रखी तो 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 में से एक निकाला 1। इसी तरह x3 जो है ये आ जाएगा 2, x4 जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आ जाएगा, x5 ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा 4 और x6 ग्रेटर दैन इक्वल टू आ जाएगा 5 के। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गए। अब देखिए इन पे कंडीशन आ गई है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज इक्वल टू 60। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे डब्बे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने डब्बे बना लिए 2 4 2 6। ठीक है, इन डब्बों में हमने इतने कितने ऑब्जेक्ट रखूँगा कि आंसर 6 आए। पहले मैं यहाँ 0 से लेके 60 तक रख सकता था, 0 से 60 यानी कि फ़र्ज़ किया ना मैंने यहाँ पे 60 रख दिया, बाकी सारे 0 होंगे। 59 रख दिया, यहाँ किसी एक पे 1 रखूँगा, बाकी सारे 0 होंगे क्योंकि मैंने 60 बनाना है। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि x1 में है जो है ना 0 से लेके 60 तक आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है 1 से लेके ना 1 से लेके, अब यहाँ 1 से लेके 60 तक आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 से लेके 60 तक आ सकते हैं। तो ये कंडीशंस उन्होंने लगा दी है। क्या लगा दी है? यहाँ पे कंडीशंस लगा दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मतलब है कि इसमें 0, तो मैं ये जो लगाया हुआ है ना कंसंट्रेंट यानी कि 1, तो 1 बाल मैं पहले ही इसमें रख देता हूँ। ठीक है, और 2 यहाँ पे रख देता हूँ, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे भी, यानी कि ये जितने भी कंसंट्रेंट लगाया है ना मैं सभी को प्लस करके ना इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो 2 + 1 3 और +3 +4 +5 और +0 है, तो 5 4 9, 9 1 10, 10 2 और 5 15, तो ये 15 आ गया। तो 15 को मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। किसको? 15 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा और मैं ये एक नई चीज़ बना लूँगा। इससे मैं एक नई चीज़ बना लूँगा। मैं कहूँगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 और इक्वल टू 60 माइनस किसको माइनस करूँगा? इन सभी के सम को। तो ये हमारे पास 15 आ गया। तो ये बन गया y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 और इक्वल टू आ गया 45 के। और ये r की वैल्यू कितनी आ गई? 45 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो फार्मूला लगा दें। फार्मूला हमारे पास क्या था? n प्लस r -1 CR। ठीक है, तो ये देखें 45 में से एक निकाला 44 और ये प्लस किया तो हमारे पास 50 आ गया, 50 C 45। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया तो 50 C 5। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड पे हमारा आंसर लिखा गया है। आंसर कितना लिखा है? 50 C 5 या 50 C 45। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट कहाँ गया? ये सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट जो है इसमें वो कहता है x1 जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रहे। ठीक है, x2 जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 रहे और x3 जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रहे और लेस दैन इक्वल टू 7 रहे और x4 जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 रहे, x5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 रहे एंड x6 जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रहे। ठीक है, अब बाकी चीज़ें तो ठीक है, यानी कि सभी को प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस बढ़ रही है। कौन कौन सी? एक x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और एक x3 लेस दैन इक्वल टू 7। अब लेस दैन इक्वल टू 7 7 या 7 से छोटा। ठीक है, तो इसको मैं कम्प्लीमेंट्री के तौर पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ किया है कि आप एक यहाँ पे मैं ना एक डब्बा ये चीज़ बना देता हूँ। ठीक है, अगर आपके अब मैं कहता हूँ आपको आपने यहाँ ही रहना है, सिर्फ इस मैदान में, यानी कि यहाँ पे, तो इसका उलट क्या होगा? इसका उलट ये है कि ये छोड़ के यहाँ पर नहीं जाना। ठीक है, तो बिल्कुल क्या किया जा रहा है? उन्होंने कहा था ये वाली चीज़ है, तो मैंने इसका उलट ले लिया, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू। अब इसको मैं आगे कैसे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देख लें, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ठीक है, और एक x जो है ये x3 जो है ये लेस दैन इक्वल टू 7। ठीक है, तो पहले मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू वाले 2 को लेके चलूँगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2,
x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, और यहाँ पे x3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ गया, x4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ गया, x5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आ गया, और x6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ गया। कैसे सोल्व करना है, सभी को प्लस करें, 2 + 5 + 2 + 1 + 3 + 2, तो 3 2 5, 2 1 3, 3 5 और ये भी 7, 7 3 10, 5 15, 15 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 + x2, अब ये y वाली बन जाएंगी ना, y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 इक्वल टू 60 - 15 कर दूंगा, तो ये हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया है क्या है, n r की वैल्यू 45 है और n की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये हमारे पास लगेगा n + r - 1 CR, तो ये हमारे पास आएगा 45 + 6 + 45 - 1 C, r की वैल्यू 45 है। और ये अगर देखें तो हमारे पास दोबारा ऊपर 50 और 50 - 45 करूँ तो आंसर यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये हमारा आ गया। अब देखें, अब दूसरा केस मैं लेके चलने लगा हूँ यहाँ पे। दूसरा केस यहाँ पे x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और x3, अब मैं 7 वाला लेके चल रहा हूँ, तो 7 वाले को मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 8 लिख दिया। कैसे लिखा अभी मैंने आपको बताया पहले, x4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और x5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और x6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पे सभी को प्लस करूँगा, 2 + 5 + 8 + 1 + 3 + 2, तो ये बन जाएगा 3 4 5 और 1 6, 8 6 14 और 14 और 7 21, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 21 के। दोबारा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हाँ 21 नहीं आता होगा। ठीक है, और अब 21 आ गया तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 और इक्वल टू, ये हमारे पास 60 है, तो 60 - 21 कर दूंगा क्योंकि सभी का सम 21 आया था। तो ये हमारे पास y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6, 60 में से 21 माइनस किए। ठीक है, तो 60 में से 21 माइनस करूँगा तो 10 में से ये निकाल 9 और बाकी रह गया 5, 5 में से 2 निकाले 39 आ गया। तो इसका ये r की वैल्यू 39 आ गई और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 तक गई। तो फार्मूला हमारे पास लग जाएगा n + r - 1 CR। ठीक है, तो ये 39 में से एक निकाला, 38 में और 6 जमा किया, 38 में 6 जमा किया तो 44, 44 C 39 है, 44 में से 39 निकाले तो ये हमारे पास आएंगे 40, 41, 42, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, फ़र्ज़ किया कि ये वाली हमारे पास लाइन है ना, अगर मैं कहता हूँ आपने इस तरफ नहीं जाना, ठीक है, इस तरफ नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, या इस तरह एग्जांपल कि ये है ना, तो मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नहीं जा सकते। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं जा सकते। तो बस उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लेस देन 7 किया था, उन्होंने लेस देन 7 किया था ना, तो मैंने ग्रेटर देन 8 करके जो भी चीज़ आएगी ना उसको इसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 8 करके जो भी चीज़ आई इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 50C5 - 44C5, तो जो भी इसका आंसर होगा यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपकी बुक पे किसी और तरीके से किया गया है, इस तरीके से आंसर सेम नहीं आता, मैं इस तरीके को ही प्रेफर करूँगा। क्यों करूँगा, ये सारा इस पर डिटेल से मैं आपको से बात कर सकता हूँ, वीडियो लेंथी हो रही है। मैं छोटी सी एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ किया, ये देखें, ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा और प्लस ये तीसरा डब्बा है, इसका आंसर अगर मैं कहूँ 10 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप इसकी वैल्यू 0 से लेकर 10 तक रख सकते हैं, आप इसकी भी वैल्यू 0 से 10 तक रख सकते हैं, इसकी भी वैल्यू 0 से 10 तक रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, यानी कि इसकी वैल्यू 2 से 7 ही हो सकती है, बस ज़्यादा नहीं जा सकती, इससे ना, इससे कम जा सकती, इससे ज़्यादा। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम हो गई। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ वेज हमारे पास आएंगे वो कम आएंगे। ठीक है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज कम आएंगे। मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ किया, मैंने कहा था ना ये 2 डब्बे हैं और इनका सम 3 आना चाहिए, 4 वेज आए थे, एक 0 + 3 और एक 3 + 0 आया था और एक 1 + 2 आया था और एक 2 + 1 आया था। ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ इस डब्बे पे लाजमी 1 ही आना चाहिए, तो फिर ये केस बाहर निकल जाएगा, ये केस भी बाहर निकल जाएगा, सिर्फ एक केस ही आएगा। ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ कि इस डब्बे पे या 1 आ सकता है या सिर्फ और 2 आ सकता है, तो फिर ये 2 केसेस होंगे। तो जब मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा नंबर ऑफ़ वेज कम हो जाएंगे। तो देखें, जो आपकी बुक पे किया गया है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद इसमें चीज़ें ऐड की जा रही हैं, यानी कि आंसर बढ़ाया जा रहा है।
तो मुझे बुक वाली चीज़ जो है उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये वाला तरीका प्रेफर करूँगा। मैं ये नहीं कहता बुक वाला, मैं बुक पे ये नहीं कुछ भी नहीं कह सकता, वैसे मैं ये तरीका प्रेफर आपको ज़्यादा करूँगा कि आप ये तरीका लेके चलिए, ठीक है। और ये बिल्कुल मेरी नज़र में ठीक है। और इसके बाद अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो इससे आगे जो एग्ज़ाम्पल है वो आप खुद ब खुद सोल्व कर सकते हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, वो एग्ज़ाम्पल है, इसके बाद हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर है हमारे 43। वो हमें कहता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू किसके आएगा, 30 के, ठीक है। और पहले पार्ट में वो कहता है कि एक्स आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है फॉर ईच आई इक्वल टू 1 2 3 4। तो अगर आप यहाँ पे पुट करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 1 पुट करूँगा, x1 भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ठीक है। तो सभी को प्लस करें तो ये इसको अब ये 0 से स्टार्ट हुआ है, रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है हमारे पास। 3 प्लस x4 इज इक्वल टू 30 है, ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 4, 1 2 3 4 है ना, तो r की वैल्यू आ गई 30। तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा n प्लस r माइनस 1 CR, ठीक है। तो ये 34 में से 1 निकाले 33, और 33 में से 30 निकाल दे 3, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं करवा देता हूँ। इसमें भी वही कंस्ट्रेंट है, यानी कि जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपने वही तरीका करना है, बाद में आपकी मर्ज़ी। मैंने तो जिस तरह करवाना है वो आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास x1 ये आ गया, और एक्स आई जो बाकी है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने चाहिए, और आई की वैल्यू यहाँ पे 2 3 और 4 है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे x2 जो है ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, x3 जो है ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, x4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे दो केसेस हमारे पास निकल के आएंगे, एक x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ये लेस दैन है तो इसको भी मैं ग्रेटर दैन इस तरह लिखूँगा, ठीक है। 8 लिख दूँगा, पहले 2 वाले के साथ लेके चलूँगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 और इक्वल टू 30 में से 2 निकाल लें तो 28 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास बनेगा n कितना है, n हमारे पास 4 है, r हमारे पास 28 है। तो इसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा n प्लस r माइनस 1 CR। तो ये 32 और 31 में से 28 निकालें 3, तो ये हमारे पास आ गया। इसके लिए अगर हम करेंगे तो आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 इक्वल टू, अब 30 में से जब मैं 8 निकालूंगा तो ये तो 0 0 है ना, इसका कोई नहीं। 30 में से जब मैंने 8 निकाले तो आ गया आंसर 22। और इसमें अगर आप r की वैल्यू देखें तो 22 है, n की वैल्यू 4 है। तो इसमें हमारे पास आएगा n प्लस r माइनस 1 CR। तो r की वैल्यू कितनी है, 22 है, ठीक है। तो ये आ गया 22 और 4 26 में से 25, 25C, 25 में से 22 निकालें 3, ठीक है। तो ये आ गया रिक्वायर्ड आंसर हमारा इसका क्या होगा, तो 33C3 और माइनस 25C3, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, लेकिन वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आएगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, एक और यहाँ पे एग्जांपल है, ये वाला सेट है, 3 वाले हमने कम्बिनेशन देखने हैं तो फार्मूला लगा लें, बस सिंपल सा है। n की वैल्यू 7 है, r की 3 है, तो हमें दी गई है n की वैल्यू 7 है, r की 3, n की वैल्यू 7 है, r की 3, तो n प्लस r माइनस 1 और यहाँ r आ जाएगा। तो 7 3 10 और 1 9, 9C3 है, तो ये आ जाएगा 9 8 7 और बटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये 7 2 लिख दिया, 2 4 बार 8 और 3 3 बार 9, तो 4 3 बार 12 × 7 84। तो हमारा आंसर r की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 7 है। x ये है, फाइंड द नंबर ऑफ 3 कॉम्बिनेशंस ऑफ x कंटेनिंग नो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ r कॉम्बिनेशन। हाँ, ये वाली चीज़, ये वाला फार्मूला हमारे पास उस वक्त अप्लाई होगा जब हमारे पास